हेलो पलक। इससे पहले हम ईएम वेव के बोर्ड्स के लिए पॉइंट कर चुके थे, वो वीडियो आपने देख ली होगी। अब हम एक चेकलिस्ट कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। हमने जो फर्स्ट टॉपिक किया है वो किया था एम्पियर सर्किटल लॉ इनकंसिस्टेंट है, मींस कि वो रॉन्ग है, वो गलत है। ये प्रूव करने के लिए हमने इस तरह से लूप ली थी। हमने देखा था कि एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग फर्स्ट लूप में से मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए क्योंकि उसमें से करंट पास कर रहा है, बट सेकंड लूप में से करंट नहीं पास कर रहा तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो दोनों ही लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि एक मैग्नेट अगर पास पास पड़ी तो फील्ड दोनों तरफ होता है। तो जितना लूप L1 में से उतना होना चाहिए था प्रैक्टिकली। तो हमने देखा था कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन दोनों इक्वेशनों से तो हमको या इक्वल नहीं दिख रहे, लेकिन पलक क्या था, और प्रैक्टिकली इक्वल होने चाहिए। इसलिए ये जो लो है ये क्या हो गया था, रॉन्ग हो गया था, गलत हो गया था। फिर इसके बाद हमने कर लिया था, मैक्सवेल ने क्या कहा, मैक्सवेल ने कहा होना क्या चाहिए। मैक्सवेल ने कहा कि जो बी डॉट डीएल है वो म्यू नोट के अंदर आई प्लस आई डी होना चाहिए। मतलब कि ये जो आई डी था ये था डिस्प्लेसमेंट करंट। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, इसका मैं प्रूफ आपको बता रहा हूं एक बार। देखो देखो, अगर मैं कहूं वही वाला सर्किट था, लूप L1 में से तो करंट था आईसी, लूप L2 में से जीरो, मतलब आपको आईडी लेना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। यह भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहां से डी फाई को जब आप ओपन करोगे तो फाई होता है फ्लक्स, ये होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, ये भी आई आ गया, आई आ गया, दैट मींस लूप L2 में से भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये अपने को किसने बताया था, मॉडिफाइड लॉ था किसका, एम्पियर्स का, और दिया किसने था, मैक्सवेल ने। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। चलिए अब अपन एक बारी जो मैंने अब तक बताया वो दोबारा बता देता हूं। पहले हमने इस लॉ को गलत प्रूव किया, फिर हमने देखा इसके बाद क्या आना चाहिए, ये लॉ होना चाहिए। इसको ठीक प्रूव किया, प्रूफ चाहे भले आप मत करना। अब अपने को पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है। मतलब देखो क्या था, मैक्सवेल ने क्या किया, एक मैग्नेट की नीडल लेके गए, जैसे जैसे ये प्लेट्स चार्ज होती गई, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज आता गया, इस पे नेगेटिव आता गया, तो इसके बीच वाली जो नीडल है ना ये डिफ्लेक्ट करने लगी, हिलने लगी। दैट मीन्स जब भी बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, अब आपके मन में डाउट आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों चेंज हो रहा है सर, क्योंकि ये प्लेट पॉजिटिव होती जा रही है, नेगेटिव होती जा रही है, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। जब जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा उसके अंदर एक करंट बनता है, इस करंट को बोलते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसकी डेफिनेशन में आपको खुद से कर लेनी है कि वैसे मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूं। जब भी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक्ड होगा तब तब क्या होगा, एक करंट कंडक्शन करंट के अलावा प्रेजेंट होगा, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ये डेफिनेशन पढ़ लेना, ठीक है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा कि आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। यहां तक हम कर चुके थे, इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं जो कि है मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल ने जो ईएम वेव के ऊपर अपनी थ्योरी दी थी उसके अंदर टोटल 4 इक्वेशंस अपने को बताई। वो चारों जो की चारों इक्वेशन है या तो कोई लॉज थे या किसी की दी हुई इक्वेशन थी। वो 4 की 4 इक्वेशंस ऐसे हैं। सबसे पहले गोज लॉ था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, फिर गोज लॉ मैग्नेटिज्म के अंदर था, फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताए थे, और मॉडिफाई एम्पियर सर्किटल लॉस ने यूज किया था, जो कि मैक्सवेल ने खुद मॉडिफाई किया था। तो फर्स्ट इक्वेशन अगर आ जाए तो आपको लिखना है गोज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक थी, जो कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। सेकंड इक्वेशन थी गोज लॉ इन मैग्नेटिज्म, जो कि फाई बी इज इक्वल टू 0 होता है। अगर कोई पूछ ले इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसका सिग्निफिकेंस है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, नो मोनोपोल एग्जिस्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि जितनी भी अगर नॉर्थ पोल है उतना ही साउथ होगा, जितनी यहां से मैग्नेटिक लाइन निकलेगी उतनी साउथ में चली जाएगी। तो नेट दो लाइंस निकलती है बाहर, 0 निकलती है, क्योंकि मोनोपोल रह नहीं सकता अंदर, तो इसलिए नेट लाइंस 0 बाहर निकलती है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल टू डी फाई बी बाई डी टी होता है। मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ हमने अभी अभी पढ़ा ही है। इसमें क्या था, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। जो आई डी है उसको क्या लिखा गया है उसके अंदर, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। जस्ट अभी अभी हम पढ़ के आए। इसके बाद नेक्स्ट आता है हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट। मतलब हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, यहाँ पे हाई टेंशन बैटरी ली, इसके अंदर जो एयर थी वो आयनाइज होगी और यहाँ पे एक स्पार्क, एक चिंगारी से प्रोड्यूस हुई, वो स्पार्क यहां भी प्रोड्यूस हुआ। तो इन्होंने बता दिया था कि क्योंकि बीच में चार्ज चला है, चार्ज के चलने से जब भी चार्ज एक्सेलरेट होता है, जब भी चार्ज एक्सेलरेट होता है एक वेव प्रोड्यूस होती है, उन्होंने बता दिया था, और वो वेव होती है ईएम वेव।
तो अब हर्ट्ज ने एक्चुअली में इसकी नींव रखी थी, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। हर्ट ये ईएम वेव की क्या डेफिनेशन होती है। देखो, जब ईएम वेव एक वेव है जिसके अंदर कपल मतलब एक पेयर बना के चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चलता होता है, जो कि परपेंडिकुलर होता है दोनों एक ईच अदर के, और परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ वेव के। जैसे कि इस फिगर में बना रखा है, ये फिगर अलग से बना के दिखाता हूं। अगर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे चल रहा है ऐसे, तो हमने यहां पे ऐसे ऊपर नीचे की तरफ लाइंस ले ली। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर चल रहा है, यहां कहां चल रहा है, नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर चल रहा है और यहां पे ऐसे ही नीचे एरो लगा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर चल रहा है, यहां हमने क्या लगा दिए, नीचे एरो। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर नीचे चल रहा है तो मैंने ये दिखा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर चलता है, तो अब अंदर बाहर जब बनाएंगे ना, देखो इस तरह से जहां से ये स्टार्ट हो वहां से दूसरे वाला फील्ड स्टार्ट था, येलो वाली लाइन खत्म हो रही तो ये भी क्या होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए, एंड। फिर दोबारा से ऐसे देखो, जहां पे एक एंड हो वहां दूसरे वाला भी एंड होना चाहिए। तो इसके अंदर हम जो एरो लगाएंगे ये सारे बाहर की तरफ लगा देंगे, इसमें कहां लगाएंगे, सारे अंदर की तरफ। यहां बाहर की तरफ, यहां अंदर की तरफ। एरो नहीं लगाओगे तब भी चलेगा। तो ये हमारे पास बन गया ईएम वेव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर, एनर्जी यहां जा रही है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके भी परपेंडिकुलर है, ये भी इसके परपेंडिकुलर है, मतलब आपस में भी ये फील्ड परपेंडिकुलर है। और जिस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है, मान लो सी डायरेक्शन है, वहां पे भी उसके भी क्या है, परपेंडिकुलर। तो यही इसके अंदर बता रखा है, ये डेफिनेशन खुद से पढ़ लोगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव पढ़ रहे हैं अब, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, बोर्ड्स में भी ऑब्जेक्टिव, नीट में भी ऑब्जेक्टिव, मेंस में भी ऑब्जेक्टिव, तो उसमें प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अच्छा एक बात और, जब मैं आपको ये सारे पॉइंट बता दूं तो इसके बाद एक डीपीपी और कर लेना इसकी। 40 क्वेश्चंस की डीपीपी करोगे और ये करोगे तो सफिशिएंट है, वो सब कुछ समझ आओगे इस चैप्टर का। सबसे पहले तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये ट्रेवल कर सकती है वैक्यूम, और ये ट्रेवल करती है स्पीड ऑफ लाइट से। तीन प्रॉपर्टीज अपने को समझ आ गई। अब ये वाला जो वेक्टर वाला है ना, ये तीनों ऑब्जेक्टिव में आते हैं। मैं बता देता हूं कैसे करने हैं। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऊपर बनाना है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ये एनर्जी जा रही है स्पीड ऑफ लाइट से, सी वहां दिखा दिया। अब देखो जब भी आप ई क्रॉस बी करोगे, मतलब आपको ई पे हाथ रखना है, ई कहां की तरफ है, ऊपर की तरफ, ऊपर हाथ रखना है। मैग्नेटिक फील्ड कहां है, बाहर, तो बाहर जब हाथ को लेके आओगे, थंब कहां जा रहा है, उधर, उधर क्या है, सी, तो ई क्रॉस बी क्या आएगा, सी। ऐसे ही बी क्रॉस सी देखते हैं क्या आएगा, बी बाहर की तरफ है तो हमने हाथ को बोर्ड से बाहर की तरफ रखा, सी उधर था तो उधर ले गए, थंब कहां गया, ऊपर, ऊपर क्या है, ई, तो बी क्रॉस सी करोगे तो क्या मिलेगा, ई वेक्टर। अब बी वेक्टर कैसे मिलेगा, देखो सी पे हाथ रखना है, सी है कहां, उधर की ओर, उधर हाथ रखना है, और क्रॉस में ई, ई कहां है, ऊपर, ऊपर करेंगे थंब कहां जाएगा, बाहर, तो बी वेक्टर आ जाएगा सी क्रॉस ई। तो हमारे पास ये तीनों चीजें, ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में होते हैं। सेम फेज में कैसे, मैंने कहा था जब ई वाला जीरो होगा ना, उस टाइम पे ये, जब ये स्टार्ट हुआ तो वो भी स्टार्ट हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, एंड, तो ये सेम फेज में रहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ई नोट बाय बी नोट जो होता है वो होता है सी। सी को स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस बोलते हैं, ये मैग्नेटिक इफेक्ट वाले चैप्टर में समझा हुआ है। अगर दोनों तरफ ऊपर भी √2 से डिवाइड कर दूं, नीचे भी √2 से, पीक वैल्यू के अपॉन में √2 आरएमएस होता है, तो अगर ई आरएमएस बी आरएमएस आता तो भी क्या आता, सी आता। तो ये आपको फोर्थ फॉर्मूला भी लर्न कर लेना है। अब आता है एनर्जी डेंसिटी पे, मतलब ये यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक में सीख रखा है कि एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती। जब भी कुछ ना दे रखा तो इसको आरएमएस मानते हैं। अगर आरएमएस है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई नॉट बाय √2 का स्क्वायर। स्क्वायर को ओपन करोगे यहां तो ई नॉट का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे √2 का स्क्वायर करोगे 2 और 2 4 बन जाएगा। तो ये भी एक टर्म है लिखने की, ये भी टर्म। मतलब अब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अगर आपको ये वाला फर्स्ट यूनिट से याद है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की कितनी एनर्जी डेंसिटी होती है आप निकाल सकते हो, क्योंकि देखो कांस्टेंट का कांस्टेंट आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर था, यहां क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड का, यहां एप्सिलॉन नॉट है तो इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, म्यू नॉट, क्योंकि कांस्टेंट का कांस्टेंट आना चाहिए। हम देख भी रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कांस्टेंट नीचे आते थे ना, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर के लिए फॉर्मूला करते थे तो कांस्टेंट नीचे आता था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में क्या था, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बाय आर के, तो ये वाला कांस्टेंट ऊपर आता था और इसमें क्या आता था, नीचे। तो ये वैसे भी
उल्टा चलता है, उसमें कांस्टेंट ऊपर है, इसमें नीचे आएगा। तो आपको उससे ये वाला एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला याद हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी है। सिमिलरली अब आप इसको देखो, अगर लिखोगे बी नोट बाय में √2, क्योंकि बी नोट बाय √2 लिखोगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो आरएमएस वैल्यू थी, कुछ नहीं था। तो इस तरह से ये भी बन जाएगा, या तो यहां से समझ लो, बस यहां आ जाएगा बी नोट का स्क्वायर, सॉरी ये इसके डिवाइड में आएगा म्यू नोट। ये गलत लिखा होता है, ठीक कर लेंगे। मतलब ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव में आता है कि न्यूमेरिकली एनर्जी में क्या रिलेशन है। तो एनर्जी डेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वल होती है। इक्वल है तो मुझे टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए किसी भी एक का 2 गुना कर दूं, या इस क्वांटिटी का या इस क्वांटिटी का, या मैक्सिमम की टर्म में इस क्वांटिटी का 2 टाइम या इसका, किसी का भी 2 टाइम कर दो, एक भी एनर्जी का तो हमारे पास आ जाए। मैंने इसका एक बार 2 टाइम करके दिखा दिया तो ये, बाकी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब वैसे यहां पे एनर्जी डेंसिटी लिखा हुआ है कि कैसे था। एनर्जी स्टोर का फार्मूला हाफ CV स्क्वायर होता है। डेंसिटी के लिए अपन इसको किससे डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम एरिया इंटू डिस्टेंस होती है। C का फार्मूला ओपन किया, तो ये सारा तो है कैपेसिटर टॉपिक में समझना है, हम अभी क्यों समझे, ऐसे लिखा हुआ ये। ठीक है, पलक यहां तक समझ आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आता है इंटेंसिटी। जो इंटेंसिटी होती है वो एनर्जी डेंसिटी इंटू में स्पीड ऑफ लाइट होती है, V बोलते हैं इसको। तो अपने को पता है, ये मैंने वहां बता भी दिया कैसे है, +1 का कंसेप्ट है। नहीं समझा तो वहां से देख भी सकते हो। तो हमने क्या किया, यहां पर इंटेंसिटी को एनर्जी डेंसिटी इंटू स्पीड लिखना है, क्योंकि हमें पता है EM वेव स्पीड ऑफ लाइट से चलती है। तो हमने इसलिए क्या लिख दिया यहाँ पे, C से मल्टीप्लाई कर दिया। जो पहले वाला टॉपिक था ना एनर्जी डेंसिटी, इसको C से मल्टीप्लाई कर दो, कितना इजी है। ऐसे एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल लेंगे। टोटल निकालनी हो इंटेंसिटी दोनों की फाइंड कर लेंगे। टोटल निकालनी तो हम क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, या किसी भी एक का 2 गुना कर देंगे, क्योंकि इक्वल रहती है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है जो स्पीड ऑफ लाइट है। अगर आप इनको न्यूमेरिकली इनकी वैल्यू निकालोगे ना तो स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल आती है। तो हमें पता है, ये याद रखना है, स्पीड ऑफ लाइट फ्री स्पेस में तो ये, अगर मीडियम में तो क्या लिख देंगे mm, उस टाइम पे C नहीं आएगा, ये V बन जाएगा। मीडियम वाले को क्या लिख सकते हैं अपन, जैसे एप्सिलॉन m है, ये अपन ने फर्स्ट यूनिट चैप्टर में समझ रखा है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां से ऊपर ले जाके मीडियम की परमिटिविटी को भी अपन लिख सकते हैं ऐसे, एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नोट। इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन r म्यू नोट। तो ये भी एक फार्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, अगर अपन इन दोनों की रेशियो ले लें, C और V की, इधर से रेशियो ले लो, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो जो इनकी रेशियो है वो कितनी जाएगी, μr √μr एप्सिलॉन r। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बनता है यहां से। नेक्स्ट देखते हैं, 12th है इलेक्ट्रिक फील्ड। जो होता है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए, मतलब देखने के लिए कौन सा फील्ड यूज होता है। EM वेव के अंदर जो विजिबल लाइट है, देखने के लिए जो फील्ड यूज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए हमारा जो रेटिना होता है वो कौन से फील्ड के लिए सेंसिबल है, तो हमने बोलना है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सेंसिबल है। समझ आ रही है, आगे बढ़ते हैं। EM वेव डू नॉट डिफ्लेक्ट व्हेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से ये वेव्स डिफ्लेक्ट नहीं होती। नेक्स्ट है, ये वेव को लिखने का तरीका होता है किस तरह से, मैं आपको पहले अलग से बता देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जब भी ऐसा आ जाए ना E = E नोट, ये तो होता है एम्पलीट्यूड, साइन ω_t -kx आ जाए, साथ में लिखा हो मान लो यहाँ पे J कैप या K कैप, कुछ भी लिखा हो, तो इसका मतलब पता है क्या है, ये एक बार समझ लो। इस पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में क्वेश्चन आते हैं, इजी होते हैं। ये है एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी टाइम पे है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है। ये होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेव नंबर। क्या बोलते हैं, वेव नंबर। इसको लिखते हैं 2π/λ, k = 2π/λ भी होता है। मतलब अगर यहाँ पे माइनस का x आ गया ना, तो इसका मतलब जो वेव ट्रेवल कर रही है वो पॉजिटिव x एक्सिस में कर रही है। अगर यहाँ माइनस का x आया, प्लस का x आता तो वेव -x एक्सिस में जाती है, या y आता तो वेव कहां पे ट्रेवल कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे ट्रेवल कर रहा है, ये बताता है कि वेव कहां पे ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे +x आ जाता ना, +x आता तो हम कहते वेव नेगेटिव x एक्सिस में जा रही है। ठीक है, और अगर यहाँ पे K कैप J कैप कुछ भी आ जाए, मान लो यहाँ पे J कैप आ गया, कुछ भी आ सकता था,
जनरली जे कैप आता है इसके अंदर, जे कैप आ जाए तो हम कहेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो कहां जा रहा है, वाई एक्स। समझ आ रही है? वेव की एनर्जी कहां जा रही है, पॉजिटिव एक्स में। ये एक्स दिखा रहा है कि एनर्जी एक्स में जा रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा है, इससे देखेंगे। ठीक है, चलो अब मैं आपसे पूछता हूं, देखो अगर ये कहूं तो आप कहोगे क्या है, ये एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये है एंगुलर वेव नंबर, इसको बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर। इसका फार्मूला क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा। मैं कहूं मैग्नेटिक फील्ड कौन सी उसमें जा रहा है, एक्सिस में, तो आप कहोगे जेड में। एनर्जी कहां जा रही है, देखो माइनस का एक्स है ना, तो एनर्जी कहां ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ओर। ठीक है, तो मैंने ये सारा बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं, ये ईएम वेव की प्रॉपर्टीज खत्म होगी। एक बात का ध्यान रखना, चाहे कोई भी वेव हो ना, वो कभी भी मैटर को ट्रांसफर नहीं करती। क्या नहीं करती, मैटर को ट्रांसफर नहीं करती। वो दो चीजों को ट्रांसफर करती है, एक तो किसको, एनर्जी को, और दूसरा किसको, मोमेंटम को। एनर्जी को और दूसरा किसको, मोमेंटम को। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए स्पेक्ट्रम क्या होता है। ये अगर इस पे तो क्वेश्चन आता ही आता है, अगर ये सातों के सातों अपने को याद है ना सीक्वेंस में, तो आप देख लेना एक क्वेश्चन सीधा इसी में से आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी वगैरह याद भी नहीं करनी पड़ेगी। कैसे, आप इसको एक लाइन याद रखो, रेड मैन इन वॉयलेट यूनिफॉर्म हैविंग एक्स रे गन। एक रेड मैन है, वॉयलेट यूनिफॉर्म के अंदर है, उसके पास कौन सी गन है, एक्स रे की गन है। तो यहां से रेड से बनेगा रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, और वॉयलेट से बनेगा विजिबल, यूनिफॉर्म से बनेगा यूवी, हैविंग से कुछ नहीं बनेगा, एक्सरे से बन जाएगा एक्सरे, गन से बन जाएगा गामा रे। अब अपन इधर आ रहे हैं ना, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। आपको याद रखना ना कैसे, तो आप यूं याद कर लेना, जो रेडियो तो आम दुनिया में चल ही रहा है, उससे क्या हमारी स्किन वगैरह खराब हो जाती है क्या, हम कहेंगे नहीं। लेकिन एक्सरे करवाने जाते हैं हम कभी भी डॉक्टर के पास, तो वो क्या करते हैं, पहले एक ब्लैक कलर का लेड का एप्रन डलवाते हैं अपने को, ताकि एक्सरे की जो किरणें हैं हमारी बॉडी में ना जाए। तो ये खतरनाक रेज होती है। गामा रेज तो और ज्यादा खतरनाक, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए होती है। अल्ट्रावायलेट भी हमारी स्किन को खराब करती है। तो मतलब ये कम एनर्जी की होती है। एनर्जी कम तो हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी क्या, कम। जब हम ऐसे बढ़ते हैं ना, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखो या ऐप से, एक ही बात है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, वेवलेंथ क्या हो रही है, कम, और एनर्जी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, जैसे ये रेडियो वाली लाइन बोलोगे ना, तो आप कहना फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है सर, एनर्जी बढ़ती जा रही है, और वेवलेंथ क्या होती जा रही है, कम। अब मैं पूछूं इन दोनों में किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो आपको सर इसकी फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा होगी, इसकी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन होता है। मैं कहूं सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, इसकी। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, वो भी इसकी। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी, इसकी। सबसे कम एनर्जी किसकी, इसकी। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी, इसकी। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ गया। क्वेश्चन में कई बार पेयर आ जाता है, एक्सरे और इसमें से पूछ लेंगे किसकी वेवलेंथ ज्यादा, तो हम कहेंगे वेवलेंथ इसकी ज्यादा है, और बट फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी ज्यादा है। इसकी वेवलेंथ कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास लास्ट टॉपिक कि इनके क्या क्या यूजेस हैं, इनको हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो सब आता है। इनको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके यूजेस। पहला आता है हमारे पास रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स जो होता है ना, वो रेडियो एस्ट्रोनॉमी या ब्रॉडकास्टिंग में, रेडियो एस्ट्रोनॉमी होता है जैसे कि हम ये टेप रिकॉर्ड वगैरह ये सुनते हैं। ब्रॉडकास्ट में आपने सुना होगा, न्यूज को ब्रॉडकास्ट किया गया, आज के बुलेटिन या ब्रॉडकास्टिंग करी हमने, ये रेडियो से रिलेटेड दोनों टर्म। फिर आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जो होता है, माइक्रोवेव ओवन में होता है। जो हमारे घर पे ओवन है, उनमें जो वेव यूज होती है वो होती है माइक्रोवेव। रडार सिस्टम पता है क्या होता है, रडार आपने पढ़ा, इसकी जो फुल फॉर्म देखो आनी चाहिए। रडार की फुल फॉर्म होती है, आर से बनता है इसके अंदर रेडियो, ए से कुछ भी नहीं, डी से बनता है डिटेक्शन, इस ए से बनता है एंड, और आर से बनता है रेंजिंग। इससे क्या होता है, माइक्रोवेव को एक एंटीना से ट्रांसमिट किया जाता है। ये बॉर्डर वगैरह पे लगाते हैं, मान लो दुश्मन देश का जहाज आ रहा है, इसको टकरा के वापिस आ जाएंगी वेव्स, वापिस आएंगी, यहाँ रिसीवर लगा होगा, ये ट्रांसमीटर था, ये रिसीवर है। ट्रांसमीटर रिसीवर की हेल्प से पता चल जाता है कोई चीज हमसे कितनी दूर है। तो इसमें माइक्रोवेव भेजते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि माइक्रोवेव ही क्यों भेजते हैं, तो क्योंकि है ना, रेडियो वेव की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, वो इसको टकरा के मुड़ जाती है और आगे चली जाती है। जैसे एक झाड़ू का पतला तीला हो, उस तीला से मैं किसी को धक्का मारूं, तीला खुद ही मुड़ जाएगा। अगर छोटी माचिस की तीली हो उतनी पतली, तो वो उससे पर किसी को धक्का लगाए तो लगा सकते हैं। तो हम कहेंगे रेडियो वेव इसलिए नहीं भेजी जाती रडार सिस्टम में, क्योंकि उनकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा।
खैर अभी तो इसके बाद आ गया अपने को रडार सिस्टम। अपन जो टीवी चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, उन सब के अंदर सैटेलाइट वगैरह के अंदर जो भी कम्युनिकेशन होता है सब किससे होता है? माइक्रोवेव से। क्या यहाँ तक समझ आ रहा है अपने को? ठीक है। नेक्स्ट आता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या होता है पलक? एक्चुअली में ये हीट की रेज ही होती है जो अपने को हीट देती है, गर्मी देती है, उनको बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। ये तो नाइट विजन कैमरा में जो कैमरे लगे होते हैं जो रात को चल सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, वो उस हीट से क्या होते हैं उतने से ही वो काम करने लग जाते हैं। तो नाइट विजन कैमरा में ड्राई फ्रूट बनाने में यूज होते हैं। मान लो पलक कि तुमने है ना क्या किया, ग्रेप्स ले लिए, उसको धूप में सूखने के लग दिया तो वो जल जाएंगे, सड़ जाएंगे। उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखना होता है, एक अपने को उसको बोलेंगे हीट बॉक्स में रखना होता है, उसमें पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलता रहता है और वो ड्राई फ्रूट अंगूर से क्या बन जाते हैं? किशमिश बन जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन, आजकल तो इलेक्ट्रिक वाली बेल्ट्स आ गई हैं, बिजली में लगाओ तो थोड़ी देर में क्या होता है वो हाथ को गर्म कर देंगे। लेकिन पहले के जमाने में क्या था, रबड़ का बैग आता था, ऊपर डार्ट का ढक्कन होता था, वो पानी गर्म भर के लगा उसे सेका करते थे। तो हीट वेव्स ही तो क्या है? इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड किस यूज होता है? ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन में। हेज फोटोग्राफी, धुंधली फोटोग्राफी में भी यूज होती है। जैसे है ना मतलब अगर मैं कह दूं कि मान लो तुम जा रहे हो कहीं घूमने के लिए, कहीं पे गाड़ी में ओस आ रही है, तुमको आगे फोग में कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन तुम फोन के कैमरा चला के देखोगे ना, कैमरे में सही दिखेगा आपको बिल्कुल, क्योंकि ये धुंध के अंदर भी जो कैमरा है, क्योंकि वो किस पे काम करते हैं? इंफ्रारेड रेडिएशन पे। तो इंफ्रारेड रेडिएशन किस पे यूज होती है? हेज फोटोग्राफी के अंदर, धुंध में फोटोग्राफी करनी हो तो। फिर आता है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट आप जो देखते हैं चीजों को, उसमें यूज होती है। जो फोटोसिंथेसिस वगैरह रिएक्शन होती है, पौधे जो होते हैं अपना भोजन कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। फिर आता है यूवी रेडिएशन। हमारे घरों में जो ट्रीटमेंट प्लांट लगे होते हैं ना, जो फिल्टर लगे होते हैं, उनको बोलते हैं यूवी फिल्टर। वो तो वाटर ट्रीटमेंट भी जो होती है। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? डॉक्टर वगैरह होते हैं, उनके जो औजार होते हैं उनको एक बॉक्स में रखते हैं, उस पर अल्ट्रावायलेट लोअर मारते हैं तो स्टेरिलाइज मतलब कीटाणु रहित हो जाते हैं वो। फिर आता है स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की स्टडी में कौन से यूज होती है? यूवी रेडिएशन यूज होती है। कुछ एक्सपेरिमेंट है जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीई मतलब पीईई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज होता है। फिर है एक्सरेज, ये बोन वगैरह के फ्रैक्चर को डिटेक्ट करती है एटम की स्टडी में, क्योंकि ये और अंदर तक जा सकती है। ये मॉलिक्यूल तक सीमित थी, ये और अंदर चलेगी एटम में। और जो ये वाली होंगी न्यूक्लियस की स्टडी करती है। गामा रेज किसकी स्टडी करते हैं? न्यूक्लियस स्टडी में, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर वगैरह में इसका यूज होता है। अच्छा, इंफ्रारेड का रिमोट में भी यूज होता है। जैसे हमारे टीवी में रिमोट होते हैं ना, आप एक तो उसमें लाइट तो नहीं चलती, फिर भी चैनल चेंज हो रहा है, तो इंफ्रारेड है। इसके अलावा और भी यूजेस है, तो जैसे सैंपल पेपर वगैरह करोगे, ऑब्जेक्टिव्स करोगे, तो आपको समझ आ जाएंगे इसके। अब बात आती है कि इनको प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं। रेडियो वेव को बस स्पार्किंग से प्रोड्यूस किया जा सकता है, स्पार्क करो वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। माइक्रोवेव को प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको बोलते हैं अपन क्लेस्ट्रॉन वॉल्व या फिर मैग्नेट्रॉन गन। मैग्नेट्रॉन गन या क्लेस्ट्रॉन वॉल्व। इंफ्रारेड रेडिएशन क्या होती है? ये वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल से प्रोड्यूस होती है। हीट जो होती है वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। विजिबल लाइट टॉर्च से, फ्लेम से, सन से। अच्छा, यूवी रेडिएशन जब इलेक्ट्रॉन जंप करके बिल्कुल अंदर वाले लेवल में जाता है। जब एटम एंड न्यूक्लियर चैप्टर हम करेंगे या हमने किया होगा तब समझेंगे, जब अंदर जाता है ना इलेक्ट्रॉन, तो लेमन सीरीज की लाइट बाहर निकलती है। लेमन सीरीज की लाइट होती है, वो कैसी होती है? इन यूवी रेडिएशन होती है। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप हायर लेवल टू इनर मोस्ट लेवल। एक्सरे जो है ये कैसे प्रोड्यूस होती है? जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है मेटल की प्लेट को, तो उससे वो क्या प्रोड्यूस करता है? एक्सरेज। गामा रेडिएशन कैसे प्रोड्यूस होती है? रेडियो एक्टिविटी के अंदर। रेडियो एक्टिविटी होगी तो ही गामा रेड प्रोड्यूस होगी, लैब में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब आता है इनको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। एंटीना से रेडियो वेव को डिटेक्ट कर सकते हैं। डायोड होता है, यूनिट 9th में सेमीकंडक्टर में आता है, इसमें समझेंगे। सेमीकंडक्टर यूनिट के अंदर डायोड जो होती है उससे हम माइक्रोवेव को, बोलोमीटर जो होता है ये हीट को मेजर करने वाली डिवाइस है, या थर्मोपाइल भी लिख सकते हैं। थर्मोपाइल भी जो होती है ये स्ट्रिप होती है एक्चुअली में, जैसे गर्म होती है तो स्ट्रिप मुड़ना स्टार्ट कर देती है। बोलोमीटर से होता है। बाकी सारी वेव्स को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? फोटोग्राफिक फिल्म से। अब बात आती है कि हम इसकी फ्रीक्वेंसी को कैसे याद कर सकते हैं। देखो आप एनसीईआरटी ओपन करना, उसमें क्या कि यहां पे लिखा होगा 4, 9, 11, 14 इनकी रेंज लिखी होगी, रेडियो की, फिर माइक्रो की, फिर इंफ्रारेड की, ऐसे रेंज लिखी होगी। तो तुम क्या करना, जैसे पहला मैंने इसका लिख लिया वर्ड 4, अब 4 से 9 है ना, इसमें क्या ऐड करूं? 5, फिर इसमें क्या ऐड करूं? 2, फिर इसमें ऐड क्या करूं? 3। मैंने इसे एक नंबर बना दिया, ठीक है। एक बार आप वेरीफाई जरूर कर लेना, इसमें शायद कुछ मिस्टेक हो गई थी लास्ट टाइम पे, तो आप देख लेना ऐसे एक नंबर बन जाएगा। जैसे मैं आगे बना के एक बार दिखा दूं, 4 के बाद इसमें क्या है? 2 ऐड करो तो क्या बन जाएगा? 16,
फिर 0 ऐड करो, 16 का 16 रहेगा, फिर 18, वहां ऐसे ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, पहले 8 मतलब 10 की पावर 8 से स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर अपने को 4 ऐड कर देना है, क्या बन जाएगा 12। फिर अपने को 2 ऐड कर देना है, क्या बन जाएगा 14। फिर क्या ऐड करना है 0, तो क्या रहेगा 14। ऐसे एक बार एनसीईआरटी चेक कर लेना। इस तरह आपको क्या करना होगा, एक तो ये अपना फ्रीक्वेंसी की रेंज और एक वेवलेंथ की रेंज, ये आपको लर्न करना होगा। और आपको क्या नहीं करना भूलना, इसके बाद एक डीपीपी, टीपीपी जरूर करनी है। 2 डीपीपी मैंने बनाई है इसकी, एक डीपीपी के अंदर भी अपना काम चल जाएगा, दोनों कर लोगे तो 60 क्वेश्चन है, एक में 40 है ना, तो 40 क्वेश्चन तो मिनिमम करना ही करना है।